Okay, hi everyone. Welcome to the Board Adda. Today we are going to study the chapter 1 of history book, The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत या उसका राष्ट्रवाद का उदय. तो in this chapter we are going to deal with the various concepts and topics related to the nationalism in Europe, in various countries of the Europe. Okay, so beginning with the chapter, we have a given this painting painted by a French artist whose name is Frédéric Soriot. एक पेंटिंग, इस चैप्टर की शुरुआत एक पेंटिंग से होती है जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई रहती है. इस पेंटिंग का नाम, इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पेंटिंग का नाम जो है क्वेश्चन में कई बार पूछा है. तो इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक और द पैक्ट बिटवीन नेशंस. This is the painting painted by a French artist Frédéric Soriot in 1848. Okay, when we see these paintings, we find that the countries of America and Europe were marching with their flags, in a train and paying homage to the Statue of Liberty. ये जो लंबी लाइन की कतार दिख रही है एक ट्रेन के माफिक, ये लोग हैं, मेन एंड वुमेन, औरत और आदमी, अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट के देशों के, जो कि एक ट्रेन में मार्च करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं और उसको होमेज जो है दे रहे हैं. एंड अगर आप ये नीचे देखेंगे तो ये सैटर्ड रिमेन्स मिलेंगे किनके, ये जो एब्सोल्यूट मोनार्किस्ट इंस्टीट्यूशंस थे बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अगर आप रिकॉल करेंगे क्लास 9th में आपने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें क्या था कि बर्बन डायनेस्टी फ्रेंच पे रूल करती थी और वहाँ पर सडन अवेकनिंग हुई, लोगों में जागरूकता पैदा हुई एंड दे वांटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड they adopted various measures and practices to protest and campaign against the monarchical power of the French. So what happened there is the monarch sovereignty is transferred from the monarch to the citizen of French people. Okay, so that is the thing when here is reflecting by a Frédéric Soriot कि जो ये ऑब्सोल्यूट मोनार्किस्ट इंस्टीट्यूशंस थे वो ढह चुके हैं. अब जो राष्ट्र, ये नेशन स्टेट कंट्रियां बन चुकी हैं और उनके लोग जो है लिबर्टी में हैं और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड अगर आप इसी पिक्चर को ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेरियस एंजल्स और गॉड्स और जीसस, सेंट्स, ये सब हैं. इनको जो फ्रेडरिक सोरियो ने इसलिए पेंट किया है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं या पर्सोनिफाई करते हैं इनको जो फर्टेनिटी है उनको हैं. So this basically personifies the concept of fraternity in his painting. So this is all about the Frédéric Soriot painting. यही सब चीज़ें इसमें जो है लाइन वाइज लिखी हुई हैं. दिस इज द स्टोरी that is related to or the context related to the Frédéric Soriot painting. And is the painting का नाम क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप बताएंगे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन ना. फिर उसी में बताया है कि देखो उसके पीछे जो है फ्रेंच के पीछे जर्मनी चलता हुआ अपने कलर के साथ दिखता है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस समय ये पेंटिंग्स फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी और जर्मनी को एक नेशन स्टेट के रूप में दिखाया था, उस समय जर्मनी एज अ नेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था. ये एक इंटरेस्टिंग बात है फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में. ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. ओके,
how the French Revolution, what is the role of the French Revolution in the making of the nation or the notion of the idea, basically notion of the nation मीन्स आइडिया ऑफ द नेशन. नोशन मीन्स विचारधारा होती है, वो कैसे विचारधारा देता है. जो फ्रांस की क्रांति रहती है उसको हम लोग देखेंगे. अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि पहला अगर क्लियर कोई राष्ट्रवाद का जो रिवॉल्यूशन क्रांति हुई थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कहा जाता है, जो कि 1789 में था. आपको पहले से ही पता है कि फ्रेंच एक मोनार्कियल टेरिटरी थी, जो सडन अवेकनिंग हुई मोनार्कियल से जो सॉवरेनिटी थी वो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन में ट्रांसफ़र हो गई थी. अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यहाँ पर है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस that could create a sense of collective identity amongst the French people. Okay, the ideas of La Patrie, the fatherland, and Les Citoyens emphasizes the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. अगर आप देखेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी उसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, फ्रांस के क्रांतिकारी लोग थे, वो कुछ मेजर्स और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते थे. क्यों अडॉप्ट करते थे? ताकि ये मेजर्स और प्रैक्टिसेस लोकली इम्फेसिस हो और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के बीच में क्रिएट कर पाएँ, इसलिए. और कहीं ना कहीं जो फ्रेडरिक सोरियो की जो पेंटिंग पेंटेड है वो भी एक इसी का एग्जाम्पल है. और ये चीज़ें कैसे वो लोग करते थे, विद द हेल्प ऑफ द सॉन्ग्स, म्यूजिक, स्लोगन्स, इन सब चीज़ों से करते थे. एंड आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती थी जिसको जैकोबिन क्लब्स कहा जाता था. तो उसी में से एक आइडिया है द आइडिया ऑफ ला पात्रे, जिसको अगर आप अंग्रेजी में समझेंगे द फादरलैंड एंड द ली सिटोयन द सिटीजन. और ये आइडिया किस पे इम्फेसिस करती है कि हम लोग क्या हैं, इक्वल राइट इंजॉय कर रहे हैं अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक नया फ्रेंच फ्लैग भी तैयार किया गया था उसी में से, जिसको ट्राई कलर कहते हैं. स्टेट जनरल इलेक्टेड होने लगा, नेशनल असेंबली को रीनेम कर दिया गया, ठीक ना, और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया. तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरित होके एक राष्ट्र की ओर, राष्ट्र को निर्मित करने की ओर बढ़ी. और जो रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन. अच्छा, अब फ्रांस के लोग क्या समझने लगे कि अब यह हम लोग का मिशन बन चुका है कि यूरोप की अदर कंट्रीज जो हैं, बाकी देश जो हैं, उनको भी हम लोग हेल्प करें टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म. इन अदर वर्ड, टू हेल्प पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन. हम लोग बाकी कंट्रीज के को हेल्प करें, यूरोप के और कंट्रीज के, ताकि लोग जो है लिबरेट हो पाएँ और वो कंट्रियाँ नेशन स्टेट के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में उभर पाएँ, बन पाएँ. ये लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने लगे. फिर उसके बाद अगर हम ये देखिए, ये एक मैप है, आप देखेंगे तो कैसे जो है जो पूरा ये यूरोप है, कैसे यहाँ पर नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, ठीक ना, और कैसे राष्ट्र राज्य के रूप में सभी देश जो है उतरे. बेसिकली ये यूरोप का मैप है आफ्टर वियना कांग्रेस. 1815 में वियना की ट्रीटी हुई थी, जिसको वियना कांग्रेस के नाम से जानते थे. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, बेसिकली नेपोलियनिक सिविल कोड के बारे में पढ़ेंगे. जो नेपोलियन था, आप लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्टे फ्रेंच रूलर था, बहुत ही महान रूलर था, जिसने आधे यूरोप को लगभग मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया था. तो इसने जब ये चीज़ें कर रहा था, यद्यपि कि उसने जो है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस में, लेकिन उसने कुछ रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया था, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड या नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं. इसमें क्या होता है, ये जो कोड होता है ख़त्म कर देता है सभी प्रिविलेजेस जो जन्म के आधार पर मिलते हैं. इट डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. इस्टेब्लिश करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ,
और सिक्योर करता है राइट टू प्रॉपर्टी। और यही नहीं, ये एबॉलिश करता है फ्यूडल सिस्टम को, फ्रीड कर देता है पीजेंस को, किससे, सेफोर्डम से और मेनोरियल ड्यूज जो उन पे बकाया कर्ज थे उनसे। और जो टाउन्स की बात करें, अगर टाउन्स की बात करें तो जो गिल्ड सिस्टम था, गिल्ड रिस्ट्रक्शन था, अगर आपको पता है तो आपने जब ये फ्रेंच में पढ़ा होगा तो एक जगह से दूसरे जगह जाने पर हम लोग को एक टैक्स देना पड़ता था जिसको गिल्ड रिस्ट्रिक्शन कहा गया था, ठीक ना। एक व्यापारी जब दूसरे, एक ट्रेडर जो है एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में जाता था, क्योंकि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री से सटी हुई है जैसे। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी सुधरे। पीजेंस और आर्टिसंस वर्कर जो थे इससे खुश थे। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि जो स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर्स और करेंसी का अगर हम लोग परिपालन करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेड फैसिलिटेट होगा और आसानी होगी गुड्स एक्सचेंज करने पे। अगर यदि आपको याद हो तो क्लास 9 से रिमेंबर कीजिए कि अगर एक ट्रेडर जो है कोई ये जो है मान लीजिए लग्जमबर्ग से फ्रांस में जाता है, तो जाते ही लग्जमबर्ग की यूनिट कुछ अलग है, यहाँ पर आते ही ये जो स्टैंडर्ड्स और वेट और मेजर्स चेंज हो जा रहे हैं। इससे क्या है कि उसको परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब दोनों जगह यदि यूरोप में, पूरे यूरोप में जो है एक ही स्टैंडर्ड वेट मेजर हुआ तो इससे ट्रेड फैसिलिटेट होगा। तो ये चीज़ है, ठीक ना। इससे क्या है कि जो ट्रेडर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसियंस थे, वो खुश होने लगे, ठीक ना। अब आगे पढ़ेंगे। ये देखिए एक पिक्चर है, एक जो है पिक्चर है जो रिफ्लेक्ट करती है, ये एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ लेपिजिग। इसमें जो नेपोलियन बोनापार्टी रहता है वो हार जाता है, तो उसको कैसे दिखाया गया है कि ये कैसे अपने घर की तरफ लौट रहा है। सो दिस इज द पिक्चर पेंटेड बाय समवन। हाँ, लेपिजिग की जो युद्ध हुआ था वो 1813 में हुआ था। एंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, मीन्स असली स्टार्टिंग इस चैप्टर की यहीं से होती है। हम पढ़ेंगे, ये इतना टॉपिक जानते हो बेसिकली क्या है कि देयर आर मैनी वेरिएशंस, मैनी डिफरेंसेस इन द पीपल ऑफ यूरोप। वहाँ पर बहुत ही विविधता थी, लेकिन इतनी विविधता होने के बाद भी, अच्छा इतनी विविधता थी तो उस समय एक चीज़ इन लोग को जो टाई बांड की हुई थी वो राजा के प्रति जो उन लोगों का समर्पण था कि हम राजा के प्रति ईमानदार है, बस वही एक कॉमन टाई बाइंडिंग थी। और उसके अलावा नेशन स्टेट, ये हमारा राष्ट्र है, नेशन फीलिंग है, ऐसी कुछ जो है पेट्रियाटिक फीलिंग नहीं थी। तो ये सब चीज़ होने के बाद भी कैसे नेशनलिज्म की आइडिया इमर्ज हुई और कैसे जो है कंट्रीज नेशन स्टेट के रूप में उभर पाई, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे। द एरिस्टो और अगला जो टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अच्छा, आज जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा इस चैप्टर की शुरुआत जो हुई वो फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग के साथ हुई, कि फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है जो कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वाइड रिपब्लिक, ये है पेंटिंग द पैक्ट बिटवीन द नेशन। उसमें फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में पेंटिंग पेट की थी। उसने उसमें दिखाया था, हाँ, द पेंटिंग का नाम है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। पेंटिंग में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और जो यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के लोग हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हुए एक लंबी ट्रेन की कतार में पास कर रहे हैं। नीचे हमने क्या पाया कि नीचे जो सैटर्ड रिमेन्स हैं इंस्टीट्यूशंस के वो पड़े हुए हैं, और कैसे इंस्टीट्यूशन की, जो एब्सोल्यूट मोनार्की इंस्टीट्यूशंस थे। और ऊपर हम लोगों ने गॉड को देखा, जीसस को, सेंट्स, एंजल्स को, जो फ्रेटर्निटी को दर्शाते हैं। फिर हमने नेपोलियनिक सिविल कोड के बारे में पढ़ा, उसने जितने भी प्रिविलेजेस बर्थ पर थे उसको हटा दिए। फिर उसके बाद उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया, इक्वलिटी जो है लॉ के बिफोर जनरेट की, ठीक ना। और स्टैंडर्ड बीजेस बेट्स, ये करेंसी को उसने लाया। फिर उसने क्या किया कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लाया, ठीक ना।
फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है इतनी विविधता होने के बाद भी नेशन स्टेट के रूप में जो राष्ट्र उभरते हैं वो कैसे उभरते हैं, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you. If you like the video, like and subscribe the channel Board Adda for more content and update for your board examination. Thank you.